नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 3 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ करंट अफेयर तथ्यों के बारे में। तो हर दिन की तरह आज भी शुरुआत हमारी कुछ लाइनों से, जिससे कुछ विचार लाइन सत्य और अहिंसा को अपनाओ, वे दुनिया को बदल सकते हैं। आप वह बदलाव बने जो आप दुनिया देखना चाहती है। तो अब देखिए, इसका मतलब साफ साफ है, अपने विचारों सत्य और कर्मों को अहिंसा से परिपूर्ण करें। तो अब कोई भी रास्ता हो, सत्य अहिंसा से ही अपनाएं। मतलब किसी मसले का हल झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं है। हिंसात्मक रूप से प्राप्त धन भी, प्राप्त ज्ञान भी, किसी भी तरह का कुछ भी प्राप्त सब व्यर्थ होता है। तो आप अच्छे से ही, शांतिपूर्ण रूप से और एक मानवतापूर्ण ढंग से व्यवहार करें हर चीज़ के लिए। तो पहला प्रश्न आज हम देखते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न होगा, अगस्त 2026 को संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक कौन थी और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर में होगा? तो जो ये जैस्मिन लाइबोरिया जी थे, जैस्मिन लाइबोरिया, ये जो है ध्वजवाहक थी समापन की ओर, और अहमदाबाद 2030 में इसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल का होगा। 2 अगस्त की देर रात 3 अगस्त की सुबह 1:30 बजे ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 का आधिकारिक समापन हुआ। भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज यानी कांस्य जीते। समापन समारोह में ग्लासगो 2026 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जैस्मिन लाइबोरिया ने तिरंगा थामकर भारतीय दल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ का आधिकारिक झंडा भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपा गया, जो 2030 की शताब्दी में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। यानी अगला जो आयोजन 2030 में होने वाला है, उसकी मेजबानी अहमदाबाद यानी भारत करेगा उसका। ग्लासगो में अगर टैली देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है 70 गोल्ड के साथ, और 45 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज। इंग्लैंड 29, कुल टोटल 170 है इसमें, और इंग्लैंड ने कुल 110, इसने 29 गोल्ड और 45 सिल्वर। और कनाडा थर्ड नंबर पर, तीसरे रैंक 19 गोल्ड के साथ। और भारत की रैंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछने जाने वाली, कि 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तो 13, 17, 30, 9, 39 इस तरह से उसका मिला है। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो जैसे स्वर्ण पदक विजेताओं की बात कर ले, तो मीराबाई चानू जी जो भारोत्तोलन से है 48 किलोग्राम महिला वर्ग में, और अस्मिता डी जूडो से रिलेटेड है 48 किलोग्राम, ऐतिहासिक पहला जूडो स्वर्ण था अस्मिता डी जी द्वारा। और हर्ष तोकास की बात की जाए, जूडो जूडो से रिलेटेड है पुरुष वर्ग में। और शर्मिला डाकर की बात की जाए, पैरा एथलेटिक्स से महिला शॉर्ट पुट 57, ये 57। और सोमन राणा की बात की जाए, पैरा एथलीट्स से भी पुरुष शॉर्ट पुट 57। साक्षी चौधरी की बात की जाए, मुक्केबाजी से महिला 51 किलोग्राम भार वर्ग से इनका था। और बात की जाए तो जैस्मिन लाइबोरिया की बात की जाए, मुक्केबाजी महिला 57 किलोग्राम। और तिला चोयार मुक्केबाजी से भी है। और प्रिया चांथाल की बात की जाए, स्पोर्ट ये भी है महिला 60 किलोग्राम में। और आशा आन बवाल की बात की जाए, मुक्केबाजी से 53। लगभग मुक्केबाजी में भारतीय जो महिला लड़कियां थी ना, उन्होंने कमाल के प्रदर्शन किया है। लगभग अब कितने इवेंट है ये मुझे नहीं पता, पर 6-7 थे, उसमें सभी मतलब गोल्ड ही लाई हैं। साक्षी चौधरी की बात की जाती है, ये भी मुक्केबाजी से हैं। और जैस्मिन लाइबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घनसिंह, अरुंधति चौधरी, अरुंधति 2 बार हो गया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, प्रीति घनाल, अंकुश पांचाल, पैरा एथलेटिक्स, मतलब इतने सारे 13 कुल मिला के जो गोल्ड हैं, इनका नाम आप याद रखें। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के नशे की लत से बचाने के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान, ये अभियान शुरू किया है। 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मादक पदार्थों के खिलाफ 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी कितने दिन 100 सप्ताह का होगा ये जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पहले ही दिन देश भर में लगभग 10,000 जगहों पर एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने नशा मुक्त की शपथ ली। इसका उद्देश्य देश की युवा आबादी को मजबूत और आधार देना होगा। जी, शपथ तो ले ली है, कितने दिन चलता है ये नशे वाले ना, पता नहीं कैसी, मतलब क्या होता है कि मतलब वो लत छूटती ही नहीं है।
बहुत सारे परिवार यार खराब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण देखो हमने देखा ये 2047 था ना इसका कुछ टारगेट, ये 2047 विकसित भारत 2047, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में बात कर लें जो भारतीय सरकार द्वारा हुआ है। 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना इसका लक्ष्य था। और 2030 की बात करती है तो कुल ऊर्जा क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन इसका एक उद्देश्य था, और यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना। और 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित भारत बनना। और 2047 तक और एक लक्ष्य है देश को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र बनाना। और 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना था। इस तरह से आप बताइए पीडीएफ कैसी लग रही है हमारी, थोड़ा है ना 2D मतलब कलरफुल बढ़िया, बताइए। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा समाचारों के अनुसार 2 अगस्त 2026 की देर रात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डीआरडीओ यानी इसरो और डीआरडीओ ने किस लंबी दूरी की स्वदेशी क्रूज मिसाइल के एडवांस वेरिएंट का ओडिशा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण किया। तो जो निर्भय है ना, इसकी ही इन्होंने परीक्षण किया है। बात की जाए 2 अगस्त 2026 की रात को रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ और इसरो ने स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया, ये सबसोनिक है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया की एक नए और अत्यधिक उन्नत नाइट विजन संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मनों के रडार को चकमा देने की अनूठी क्षमता रखता है। और कुछ बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम रक्षा तकनीक से देखते हैं। तो जो निर्भया है हमने देखा 2 अगस्त 2026 को ही रात में लंबी दूरी की ये स्वदेशी सब होने। और रुद्रम 2 की बात की जाए तो रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने का वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया है। और अग्नि प्राइम की बात की जाए तो न्यू जनरेशन की इस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के सेना के रणनीति बल कमान द्वारा सफल यूजर किया है। प्रलय मिसाइल की बात की जाए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले ही कम दूरी की सतह पर मार करने वाली इसी टैक्टिलिक बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार 2 सफल विकासात्मक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट सिस्टम की बात की जाए तो नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस अत्यधिक सुपरसोनिक मिसाइल का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया। स्मार्ट सिस्टम कितने हैं, ये निर्भया मिसाइल, रुद्रम 2, अग्नि प्राइम, प्रलय मिसाइल और स्मार्ट सिस्टम, ये कुछ लेटेस्ट हो जाएंगी। और देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और दिल्ली पुलिस के हालिया आदेश के अनुसार 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से किन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये ड्रोन और पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर इस प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये ड्रोन, पैराग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और हॉट एयर बैलून जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ताकि किसी भी हवाई खतरे से निपटा जा सके, कोई खतरा न रहे। और पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी और संवैधानिक नियुक्तियों की 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। तो जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है उनका इस पद पर नियुक्ति हुई है। और बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन द्वारा 2 अगस्त की शाम जारी आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के शीर्ष पद पर नए प्रशासनिक फेरबदल को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ये होती है, वो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त की जाती है। प्रमुख नियुक्तियों की बात की जाए जो हालिया में हुई है, तो जो नए थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल धीरज सेठ जी हैं। और राष्ट्रीय जल अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी हैं। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण जी। और सीडीएस जो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जी। नए नौसेना अध्यक्ष की बात की जाए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी। और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए ज्ञानेश कुमार जी। नए चुनाव आयुक्त की बात की जाए विवेक जोशी जी। विश्व बैंक के
विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में बात की जाए तो नीलकंठ मिश्रा जी, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, और नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य की बात की जाए प्रोफेसर गोवर्धन दास जी, नीति आयोग के नए सदस्य की बात की जाए डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम जी, और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी जी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति जी, और महानिदेश भारतीय मानक ब्यूरो के संजय गर्ग, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए प्रबंधक के रूप में विभोर जैन जी को नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा क्षेत्र में आए एक बड़े मोड़ के तहत 2 अगस्त 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के साथ परमाणु समझौते और हार्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चर्चा में बात के कारण नए सेना हमलों को टालने की घोषणा की है? तो ईरान के द्वारा ये ईरान के साथ हुआ है। और वैश्विक राजनीतिक भूगोल की दृष्टि महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हार्मुज, जो वैश्विक तेल व्यापार का लाइफलाइन है, को फिर से सुचारू रूप से खोलने और परमाणु खतरे से समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच तो शांति वार्ता चल रही है। इसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अगस्त को ईरान पर किसी भी नए सैन्य हमले को फिलहाल रोकने की घोषणा की है। और आगे देखते हैं तो हमारा 7वां जो प्रश्न होगा, तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 सप्ताह लंबा विशेष हेलीकॉप्टर अभ्यास संपन्न किया। इस युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो एक्सरसाइज रोटर क्लैप इस जो अभ्यास का नाम होगा। भारतीय वायुसेना ने पोखरण में अपनी तरह का विशेष रोटरी विंग्स अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड का समापन किया। इस अभ्यास की थीम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इसका थीम हो जाएगी, यानी ड्रोन रोधी प्रणाली थी। इसमें अपाचे AH-64 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चिनूक और ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लेकर अपनी परिचालन क्षमताओं का परखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो जो जुलाई वाले 2026 के जो इम्पोर्टेंट है उनको बात करें। जो पिच ब्लैक 2026 है, अभ्यास करने वाला देश भारत हो जाएगा, और स्थान में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। और मिलन की बात की जाए, अभ्यास करने वाले देश भारत का और बहुराष्ट्रीय नौसेनाएं। और ऑपरेशन सदन रेनी डेज की बात की जाए, अभ्यास करने वाले देशों की बात की जाए भारत, और आयोजन स्थल कोच्चि केरल में हो जाएगा। तरंग शक्ति की बात की जाए, अभ्यास करने वाले भारत और बहुराष्ट्रीय वायु सेनाओं का होगा। आयोजन स्थल का जोधपुर राजस्थान। धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है, इसका चौबेटिया उत्तराखंड में हुआ। वरुण की बात की जाए तो फ्रांस के बीच होता है, अरब सागर में हुआ है। सदा तन्नी की बात की जाए तो यह राजस्थान में इसका आयोजन है, सऊदी अरब के साथ। इसे अभ्यास एक्वेरियम की बात की जाए तो ये मालदीव के बीच होता है, और मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। समुद्र लक्षण की बात की जाए, भारत और मलेशिया ने, हम ऐसे याद करते हैं लक्ष्मण जी समुद्र को मल देने की बात करते हैं, तो ये लक्ष्मण जी इसका आयोजन विशाखापट्टनम भारत में। प्रचंड पहाड़ की बात की जाए, भारतीय सेनाओं का घरेलू अभ्यास है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ इसका। और डेजर्ट हंट की बात की जाए, भारतीय वायुसेना और थल सेना आयोजन, इसका जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। और देखते हैं 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल और पर्यावरण समाचारों के अनुसार 2 अगस्त 2026 को केरल में मूसलाधार बारिश के कारण किस प्रमुख बांध के 5 शटरों को खोलना पड़ा, और मुजियार व कल्लारकुट्टी सहित कई बांधों के में रेड अलर्ट जारी की गई है? तो जो इडुक्की उसकी केरल की बांध है, डैम बना है, उसको ही खोलने का आदेश किया गया। केरल में 2 अगस्त को हुई अत्यंत भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जल स्तर के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद इडुक्की जिले में स्थित मलंकारा बांध के सभी 5 शटरों को खोल दिया है गया, जबकि मुजियार, कलारकुट्टी, एराट्यार और लोअर पेरियर बांधों में रेड अलर्ट जारी कर दी गई है। और बात की जाए केरल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात की जाए तो मलंकारा बांध अलर्ट की बात करें, जस्ट हमने देखा भारतीय मानसून और जल स्तर बढ़ने के कारण इसे 5 शटर खोले गए हैं। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की बात, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बजट में आवंटन के साथ आधिकारिक तौर पर कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को लागू किया है। भारत के पहले हाइड्रोजन बोट की बात की जाए, कोचीन शिपयार्ड ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटररैन नाव का सफल जलावतरण केरल के बैकवाटर्स में किया है। यानी केरल में पहला ऐसे याद कर लें, कोचीन शिपयार्ड में पहली हाइड्रोजन बोट चलाई गई है। के स्मार्ट की बात की जाए, केरल ने स्थानीय स्वशासी निकायों के सभी 7 सेवाओं को डिजिटल करने के लिए देश का पहला व्यापक
के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य की बात करें, केरल को आधिकारिक तौर पर अपनी सभी पात्र बैंक खातों में 100% डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया। के फोन की बात की जाए, के फोन इंटरनेट क्रांति, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवारों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए केरल ने अपने स्वामित्व वाले के फोन फाइबर नेटवर्क को पूरी तरह एक्टिव किया है। केरल जिन्स की बात की जाए, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग के लिए ऑपरेशन अमृत का विस्तार किया है। और पहला एआई स्कूल की बात करें, तिरुवनंतपुरम के संतगिरी विद्या भवन में भारत के पहले आर्टिफिशियल यानी एआई स्कूल का उद्घाटन किया गया है। जल बजट की बात की जाए, गर्मियों में पानी की कमी के निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर जल बजट अपनाने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय गैर विषात्मक खाद्य हब की बात की जाए, वायनाड और इडिक्कू की मसालों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वैश्विक मानकों के साथ केरल स्पाइस रूट 2.0 की मिशन शुरुआत की है। और 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2026 को दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रांत में आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद अत्यधिक गर्मी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। यह प्रांत जापान के किस मुख्य द्वीप पर है? जो क्यूशू है उस क्यूशू द्वीप पर यह स्थित है। जापान के कुमामोतो प्रांत में पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत शिविरों में रह रहे लोगों को अब अत्यधिक गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 2 अगस्त तक मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। भौगोलिक रूप से कुमामोतो प्रांत जापान के दक्षिण पश्चिमी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। H3 रॉकेट की सफलता, कुमामोतो हीटवेक जापान एयरड्रोपोस एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपनी अतन बढ़ाई दी है H3 रॉकेट की सफलता के बाद। और हिस्टोरिक मून लैंडिंग स्लिम की बात की जाए, चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग, जापान महापृथ्वी सतह पर सटीक लैंडिंग करने वाला देश बना है। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंडेक्स की बात की जाए, जापान के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक में पहली अपनी माइनस ब्याज दर नीति समाप्त की है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट की बात की, लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला जापान देश पहला बना है। मिनिमम बर्थ रेट रिकॉर्ड की बात की जाए 1.2 गिरकर 1.2 फर्टिलाइज यानी 1.2 होगा जाएगा, इसका बर्थ रेट हो जाएगा। डिजिटल नोमैड वीजा की बात करें, जापान के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक सुधारों के तहत अपनी ब्याज दर नीति में समाप्त की है। और सुपर कंप्यूटर फुकागू अपग्रेड की बात की जाए, जापान ने इसे अपग्रेड किया है। और ई वीज़ा सिस्टम पर्यटन में प्राथमिकता के लिए किया गया है। मून स्नीपर एक्स-रे मिशन की बात की जाए, एक्स-रे की ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और कुमामोटो हेटवे हमने जस्ट अभी देखा, कुमामोटो हेटवे जो जापान में आया है। और 10वां देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और आपदा सुरक्षा खबरों के अनुसार 2 अगस्त 2026 को पेरू के दक्षिणी इका क्षेत्र में प्रसिद्ध नाजका लाइन्स के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 पर्यटकों सहित 13 लोगों को मौत हो गई। नाजका लाइन्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है या कहाँ का है? तो ये रेगिस्तान में बनी विशाल भू आकृतियाँ हैं। और 2 अगस्त को पेरू के नाजका शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक कृषि क्षेत्र में पर्यटकों को ले जा रहे विमान क्रैश हो गया। नाजका रेगिस्तान या जो पेरू में स्थित है, अपनी नाजका लाइन्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो प्राचीन काल में जमीन रेत पर खोदी गई विशाल आकृतियाँ जिन्हें केवल आसमान से ही स्पष्ट देखा जा सकता है। और जस्ट हमने जो चालू किया था कि हमारा मतलब नवंबर दिसंबर का 2 महीने का बचा था, इस वजह से आज हम दे रहे हैं। तो आज के लिए जो अभी जाएंगे, अब शायद पहला शिफ्ट शुरू हो गया होगा, तो दूसरे शिफ्ट नहीं, अब इसके बाद से आप ग्रुप डी के लिए सब देख सकते हैं। तो नवंबर महीने की बात की जाए तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के लक्षणों और इसके जल्द पता लगाने के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाना। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करें 2025 का जो था मधुमेह और कल्याण, थीम इसकी मधुमेह देखभाल तक बेहतर पहुंचे और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर यह केंद्रित है, इसकी थीम हो जाएगी। और 14 नवंबर को ही राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, शांति के लिए स्वच्छता के रूप में। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, भारत में श्वेत क्रांति के
जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती पर। और अगला स्लाइड हमारा होगा दिसंबर महीने का। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2025 की जो थीम थी, अधिकारों का मार्ग अपनाएं, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जानलेवा जो हुआ था ना, गैस फैली थी उसके वजह से। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस हो जाए, यहाँ पर मृदा दिवस होगा, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और थीम मृदा की देखभाल भविष्य को संवारना, इसकी 2025 की थीम हो जाएगी। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2025 की जो थीम थी, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इसके लिए थीम हो जाएगी 2025 वाली। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो इस तरह से हमारा जो डेली मंथली वाला था वो खत्म हो गया है। अब कल से हम देखेंगे इसमें अगस्त महीने के महत्वपूर्ण जो हमने करते थे ना अल्टरनेटिव पे, एक दिन कुछ फैक्ट जोड़ लेंगे, एक दिन दूसरे दिन, मतलब एक दिन अल्टरनेटिव पे, एक दिन फैक्ट जोड़ेंगे, एक दिन महत्वपूर्ण महीने के दिवस यानी जो चलेगा। लगभग हम ऐसे करेंगे, एक दिन अगस्त महीने का रिवीजन करेंगे, फिर 2 दिन फैक्ट्स जोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन जो है फिर से अगस्त महीने का लाएंगे। इस तरह से लगभग 8 से 10 दिन हमारा हो जाएगा अगस्त महीने का। बाकी 20-22 दिन हमारा हो जाएगा आपका फैक्ट्स कुछ याद कर लेंगे, तो इससे हमारी क्लास अच्छी हो जाएगी। तो क्लास कैसी है बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और जो कमेंट में और भी हमसे सुधार हो सको उसको बताएं। अब इसके बाद आप देखिएगा जल्द से हम आपको साइंस के कुछ फैक्ट चलाएंगे। आपको पॉलिटी, हम पॉलिटी की सीरीज शुरू करेंगे, तो पूरी पॉलिटी हम जिसमें देखेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक, और इस तरह से पढ़ेंगे तो कहीं भी आप किसी भी एग्जाम के लिए वो छूटेगा नहीं। हम पॉलिटी का एक शुरू करेंगे, तो प्रियम्बल से नहीं, संविधान सभा जो होगा उससे हम शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक करके हम डेली लगभग 20 से 25 मिनट, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक टॉपिक करके पॉलिटी शुरू करेंगे। और उसके बाद साइंस शुरू करेंगे। साइंस के लिए, साइंस जहाँ तक है मुझे बायोलॉजी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज सभी करेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला मिला के एक एक टॉपिक को सुपड़ा साफ करेंगे, ठीक है। तो हमारी जुड़ी शायद आपको कल से ये मिलने लगे, पॉलिटी और साइंस के दोनों की। और अब मैं स्टैंड की मेरी व्यवस्था हो जाएगी, मैं जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग के लिए भी शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।